तो आज का हमारा टॉपिक है क्या बोलता है कि जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में ऐसे फ्री फॉल कराए, मतलब बस ऊपर से ऐसे छोड़ दे उसको, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर उसको गिराओगे किसी श्यान द्रव में, तो प्रारंभ में तो उस वस्तु का वेग जिस जगह पे द्रव पे एंटर करेगा ना, इस जगह पे उस वस्तु का वेग ज़्यादा रहेगा, ठीक है। प्रारंभ में ज़्यादा रहेगा, फिर धीरे धीरे वेग उसका कम, वही वस्तु क्या होगा, एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरने लगेगा। तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है तो प्रारंभ में उसका वेग क्रमशः बढ़ते जाता है, परंतु कुछ समय पश्चात एक नियत वेग से गति करने लगता है। वस्तु के इस नियत वेग को सीमांत वेग कहते हैं। वस्तु के इस वेग को सीमांत वेग कहते हैं, ठीक है। तो समझ आया परिभाषा इसका? ठीक है, फिगर बनाओ। चलो, मान लो एक गोलेकार वस्तु को हम द्रव में गिरा रहे हैं, तो जब ये द्रव में गिराओगे तो ये अपने भार की वजह से क्या होगा, तरल में ना, किसी वस्तु को नीचे की ओर जब गिराते हो आप, तो उसमें उसके गति को रोकने के लिए ऊपर की ओर एक बल लगता है। उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, उत्प्लावन बल, ठीक है। तो ये इसका जो भार है इसको नीचे ले जाना चाह रहा है, लेकिन उत्प्लावन बल जो है इसके नीचे जाने को रोकने की कोशिश कर रहा है। वही श्यान बल पढ़े हैं हम लोग कि द्रवों के बीच जो घर्षण होता है वही तो श्यान बल है। तो इसका श्यान बल भी इसके गति को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो देखो इधर, ये उत्प्लावन बल प्लस ये श्यान बल उसको नीचे जाने से रोक रहा है, और जबकि इसका भार इसको नीचे की ओर ले जाना चाह रहा है, ठीक है। तो संतुलन की स्थिति में यही दोनों बल के योग को इसके बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, हमारा द्रव का जो घनत्व है उसको सिग्मा लिए हैं, वस्तु के घनत्व को हम रो से दिखा रहे हैं, ठीक है। फिगर बनाओ जल्दी, ठीक है। तो चलो इसका सूत्र व्युत्पन्न करेंगे। तो लिखो उसमें, माना ए त्रिज्या की कोई गोलाकार वस्तु सिग्मा घनत्व वाले श्यान द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। यदि आगे लिखो इसमें, यदि द्रव की श्यानता गुणांक ईटा, द्रव का श्यानता गुणांक ईटा वस्तु का घनत्व रो तथा वेग भी हो, तो देखो इस स्थिति में क्या होगा, इस पर तीन बल कार्य कर रहे हैं। दो बल उसको नीचे जाने से रोक रहा है और एक बल जो है उसको नीचे ले जाना चाह रहा है, ठीक। तो इस स्थिति में, अगले लाइन से लिख लेना, इस स्थिति में द्रव पर निम्न बल कार्यरत होंगे। पहला है वस्तु का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, दूसरा वस्तु उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल किधर है, तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तीसरा है श्यान बल, ये भी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। तो ये तीन बल कार्यरत होंगे इस वस्तु पे, ठीक है। उत्प्लावन बल, श्यान बल और वस्तु का भार। तो पहले तो हम वस्तु का भार निकालते हैं। भार निकालने के लिए सूत्र आपके पास है क्या,
भार बराबर क्या होता है, mg होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो हमको पहले इस द्रव्यमान का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि कितना इसका द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान निकालोगे कैसे, तो देखो हमारा घनत्व का सूत्र होता है क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या मिलेगा, घनत्व गुणा आयतन। ये आया समझ में। तो यहां से वस्तु का भार निकालते हैं, ठीक है। तो यहां से लिखो वस्तु का भार बराबर हो जाएगा क्या, तो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना ना, वस्तु का भार को हम W से दिखा रहे हैं। देखो इधर द्रव्यमान का सूत्र सीधा वहां से लिख रहे हैं, तो क्या होगा ये घनत्व या आयतन, आयतन पहले लिख लेते हैं, गुणा घनत्व और इंटू गुरुत्वीय त्वरण। तो आयतन किसका, आयतन वस्तु का। और देखो वस्तु का हमने त्रिज्या क्या लिया हुआ था, a। तो इसका जब आयतन निकालोगे तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3, यही लिख दे रहा हूँ। गोले का आयतन का सूत्र होगा 4/3 पाई a का क्यूब, r क्यूब होता है, लेकिन r की जगह हम यहाँ a मान लिए हैं, ठीक है। घनत्व क्या लिए थे, रो, वस्तु का घनत्व, और गुरुत्वीय त्वरण आपका है g। तो ये आपका हो गया जो भार नीचे की ओर इसको ले जाना चाह रहा है। आया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम वस्तु का भार लेके आ गए। अब लेके आएंगे उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल होता क्या है, तो ये देखो, अच्छा एक ईंटा को अगर मैं ऐसे नॉर्मल उठाऊं जमीन में, उसी ईंट को पानी के अंदर ऐसे उठाओ, किसमें ज़्यादा वजन रहेगा, ज़्यादा वजन रहेगा। तो पानी भीगा नहीं रहेगा। अरे गधी, पानी के अंदर से उठा, बाल्टी में पानी भर लो, उसके अंदर ईंट को डालो और ऐसे ऊपर उठाओ पानी के अंदर, और एक तो बाहर में रख के ऊपर उठाओ, पानी के अंदर हल्का लगेगा। क्या लगेगा, कभी किए हो ऐसा, नहीं। कुएं से बाल्टी खींचे हो ना, कुएं, हाँ, तो आसानी से खिंचाता है, और जैसे ही पानी के ऊपर आता है तो अचानक से ऐसा लगता है जैसे वजन बढ़ गया। तो कोई भी वस्तु का जो वजन है द्रव के अंदर क्या रहता है, कम। पानी के अंदर जैसे तालाब या नदी के अंदर आप बड़े से बड़े पत्थर को आसानी से उठा लोगे या हल्का फुल्का हिला डुला लोगे, जो जमीन में हिलेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का जो भार है वो पानी के अंदर कम हो जाता है, या किसी भी द्रव के अंदर कम हो जाता है, जबकि बाहर में ज़्यादा रहता है। समझ में आया। तो ये जो भार में कमी है वो कमी किस वजह से है, तो देखो मान लो इस गोले को, एक बाल्टी है ये, सपोज करो पूरा बाल्टी को भरे रहेंगे पूरा छप छप ऊपर आते तक, और जैसे ही गोला को गिराएंगे, बॉल को, गोले का, लोहे का बॉल ले लेते हैं या मिट्टी का, अंदर में गिराओगे तो पानी के साथ क्या होगा, पूरा भरा है बाल्टी, हाँ, तो पानी उसमें से कुछ बाहर गिरेगा, और कितना बाहर गिरेगा क्या पता। अरे इतना बड़ा बॉल है, पानी के अंदर जाएगा तो कितना पानी बाहर फेंकेगा, जितना इसका खुद का आयतन होगा। समझ में आया। जितना जगह ये अंदर में घेरेगा उतना ही तो पानी नीचे फेंकेगा। समझ में आया। तो कोई वस्तु को जब आप अंदर डालते हो तो यहाँ से ये अपना स्थान घेरता है, और जो द्रव है उसको या तो बाहर खिसका देगा द्रव को। तो इसके भार में जो कमी महसूस हो रहा है, भारहीनता जो महसूस हो रहा है, वो कितना भार में कमी आएगा, तो जितना पानी है यहाँ से, जितना द्रव को इसमें से बाहर निकालेगा ना, उतना ही इस वस्तु का भार कम हो जाएगा। आया समझ में कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव के अंदर डालते हो तो अपना स्थान घेरेगा, कितना स्थान घेरेगा तो जितना उसका खुद का आयतन होगा, और जितना आयतन होगा उतना पानी यहाँ से हटाएगा, तो इसके भार में कमी जो महसूस होगा वो कितना होगा, तो इसके द्वारा जितना पानी या द्रव को हटाया गया है उस द्रव का जितना भी भार होगा उतना ही इसके भार में कमी आएगा। जैसे मान लो हमारा जो बॉल है 10 किलो का है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो यहाँ से कितना पानी हटाएगा, तो इतने हिस्से का ही तो पानी को हटाएगा ना, या जो भी द्रव रखे हैं उसको हटाएगा। तो इतने हिस्से के द्रव का भार देखें, मान लो 1 किलो है, सपोज करो, ठीक है, तो इसके भार में जो कमी महसूस होगा वो इतना ही, जितना वहाँ से हटा है, तो कितना किलो का बन जाएगा, ये 9 किलो का। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, समझ में आया। तो किसी भी वस्तु के भार में जो कमी है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, और उसको ही हम बोलते हैं क्या, उत्प्लावन बल। समझ में आया। तो जो उत्प्लावन बल होगा वो किसके बराबर होगा, जितना यहाँ से ये द्रव को हटाएगा उस द्रव के भार के। ठीक है, तो पहला हमने भार, वस्तु का भार निकाल लिया। अब यहाँ से जितना भी द्रव ये रिप्लेस कर रहा है, द्रव को इस हिस्से का हटा रहा है, उसका भार निकालते हैं। तो लिखो यहाँ कि वस्तु क्या, उत्प्लावन बल निकालेंगे। उत्प्लावन बल बराबर होगा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार। और फिर से भार बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से भार बोल रहे हैं। तो भार मतलब क्या, वही द्रव्यमान गुणा क्या करेंगे, तो गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ से
जितना वस्तु का खुद का आयतन होगा उतना द्रव हटाएगा। तो यहाँ लिख लो द्रव्यमान गुणा फिर से गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान फिर से लिख लो आयतन इंटू घनत्व इंटू गुरुत्वीय त्वरण, सेम बनेगा। ठीक है, बस अंतर क्या आएगा देखो। तो उत्प्लावन बल का मान हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा किसके आयतन, तो वस्तु का ही आयतन है 4/3 पाई a का क्यूब। ठीक है, दूसरा घनत्व बोल रहा है, तो इस बार किसका घनत्व, वस्तु का नहीं, यहां से जितना द्रव को हटाया है उसका घनत्व। तो द्रव का घनत्व कितना है सिग्मा। तो इसलिए देखो इसमें जो रो लिखे थे ना उसकी जगह इसमें क्या लिखोगे सिग्मा और गुरुत्वीय त्वरण, तो जी ही रहेगा आपका। समझ आया, तो ये याद करें तो ये वाला हो गया याद, सेम चीज है। उसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे हम, श्यान बल। तो श्यान बल का स्टोक के नियम में निकाले हो श्यान बल, पीछे क्या था, तथा श्यान बल बराबर 6 पाई ईटा आर वी, आर को यहाँ पे ए ले रखे हैं, यही तो था श्यान बल। समझ में आया, हाँ चलो नोट करो इतना, फिर आगे देखते हैं। अब एक बार देखो फिगर में देख लो, तो ये जो भार है इधर देखो, ये जो भार है ये किसके बराबर है, इन दोनों के योग के। तो बस यही इक्वेट करो, आंसर आ जाएगा। चलो पूरा ही लिख देता हूँ फिर बनाना। संतुलन की स्थिति में वस्तु का भार बराबर हो जाएगा उत्प्लावन बल और प्लस श्यान बल। ठीक, तो वस्तु का भार हम लोग कितना लाए हैं, 4/3 पाई a क्यूब रो इंटू जी। उत्प्लावन बल कितना लेके आए हो अभी ना, 4/3 पाई a क्यूब सिग्मा इंटू जी, प्लस उत्प्लावन बल क्या है 6 पाई ईटा आर इंटू वी। हाँ, जहाँ भी ए आर है उसकी जगह इधर ए यूज़ करें हैं। बाय द वे आर यूज़ करके भी बना सकते थे। नेक्स्ट हमको मान किसका चाहिए यहाँ पे, वी का, बाकी सबको इधर भेज देना। तो यहाँ से आगे सॉल्व करो कि दिस इम्प्लाइज 6 पाई ईटा ए वी इज इक्वल टू, ये अपनी जगह पे है, इस पूरे को उठा के इधर लेके आओ। तो 4/3 पाई ए क्यूब रो जी में कर देना 4/3 पाई ए क्यूब सिग्मा इंटू जी, 6 पाई ईटा ए वी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे रो और इधर का सिग्मा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें दोनों में है, तो बाहर निकाल दो। कैसे कटा दोगी, कॉमन लेना है। तो 4/3 पाई ए क्यूब और जी कॉमन आ जाएगा, और जो बचा वो क्या बचा, तो इधर बचा रो और इधर बचा क्या सिग्मा। इस साइड बचा रो, उस साइड बचा सिग्मा। अब देखो कटा देना जो जो कटेगा, यहाँ से वी को इस साइड रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, या डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। देखो एक ए से एक इसको कटाऊंगा, ठीक, पाई से पाई कैंसल, 2 3 जा 2 2 जा, तो बचा क्या हमारे पास v इज इक्वल टू, यहाँ का 2 बचा बाई, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 है ना, और तो कुछ बचा नहीं, तो ये ईटा जाएगा उधर। ऊपर में बचा है क्या आपके पास ए स्क्वायर और ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा। यही आपका सीमांत वेग का समीकरण है, जो जो कटेगा हटा देना उसको। ठीक है, तो इतना ही हमारा सीमांत वेग का समीकरण है। क्लियर है, कौन सा जी, हाँ जी भी रहेगा, जी भी रहेगा। ठीक है, जो जो बचेगा उसको रख देना, बाकी हटा देना। तो ये था सीमांत वेग का समीकरण। देखो याद करना बहुत आसान है, फिगर को बस देखो, उत्प्लावन बल और श्यान बल का योग किसके बराबर है, भार के। तो पहले हमने वस्तु का भार निकाल लिया 4 पाई ए क्यूब रो जी, फिर उत्प्लावन बल मतलब होता है ये जितना भी द्रव को यहाँ से हटाएगा, तो कितना हटाएगा, तो सब कुछ सेम रहेगा, बस रो की जगह सिग्मा रख देना है, बाकी आसान है। ठीक, तो समझ आ गया सबको, नोट करो।